हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ANTS PT4 जेई के सॉल्यूशंस। जेई फिजिक्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन बेसिकली हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है? इन द फिगर ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r from which a hole of radius r/2 has been cut from left of the center and placed on right of the center of disk. Find the center of mass of resulting disk. तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि बेसिकली एक बड़ा डिस्क है, ये बड़ा वाला डिस्क जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, और डिस्क क्या होता है? 2D होता है। तो डिस्क होता है 2D और आपको बोला गया इस पोर्शन को काट के हटाया गया और यहाँ पर लाकर इस पोर्शन को ऐड कर दिया गया। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो रिजल्टिंग डिस्क होगा उसका क्या होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले बड़े वाले डिस्क का जहां पर सेंटर होगा वहां पर ओरिजिन बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बना दिया है ओरिजिन, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये आपका ओरिजिन था, मैंने यहां पर ओरिजिन बना दिया है। तो ये बन गया ओरिजिन बड़े वाले डिस्क का, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को मतलब दूसरे डिस्क को काट के हटा रहे हैं। बड़े वाले डिस्क के सेंटर या सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बना लीजिए। ओरिजिन उन्होंने भी क्वेश्चन में यही बना दिया है। तो ये आपका हो गया ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट है आपके पास, ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेकंड वाले इस बेसिकली इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इस वाले पार्ट को इन द गिवन फिगर डिस्क ऑफ रेडियस r फ्रॉम विच होल ऑफ रेडियस r/2 हैज बीन कट फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट वाले डिस्क को काट के हटा दिए, मतलब लेफ्ट वाले पोर्शन को काट कर हटाया गया और इस वाले में आकर ऐड कर दिया गया, मतलब यहां से हटाकर यहां ऐड कर दिए हैं। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो लेफ्ट वाले पोर्शन को काटे हैं तो बड़े वाले डिस्क के मास को मान लेते हैं m1, और जिसको काट रहे हैं लेफ्ट वाला इसके डिस्क के मास को मान लेते हैं m2, और जो m2 होगा वही m3 होगा। जो m2 होगा वही m3 क्यों होगा? क्योंकि सेम डिस्क को यहां से काटकर यहां हटा दिया गया है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि m2 और m3 का वैल्यू तो इक्वल आएगा। डिस्क 2D होता है। डिस्क क्या होता है? 2D। 2D में मास कैसे निकालते हैं? सिग्मा से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले ओरिजिन बनाइए, जिसको काट के हटा रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखिए। इसको काट के हटा रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या? -r/2, 0 लिखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे मिल गया -r/2, 0। और उसके बाद इस वाले पोर्शन को जहां पर आप ऐड कर रहे हैं उस वाले पोर्शन के सेंटर ऑफ मास को ढूंढिए। तो इस वाले को जहां ऐड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को ढूंढा गया, उसके बाद यहां का आपको कोऑर्डिनेट लिखा गया, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है r/2, 0। आपको बोला गया रिजल्टिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, आपको निकालना है। निकालने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? सबसे पहले मास निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? m1 क्या है? बड़े वाले डिस्क का मास है। तो बड़े वाले डिस्क का मास क्या मिलेगा? ये 2D है तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा को सिग्मा लिखा गया। एरिया क्या मिलेगा? बड़े वाले डिस्क का रेडियस r दिया हुआ है। अगर बड़े वाले डिस्क का रेडियस आपको r दिया हुआ है तो आप इसको बोल सकते हैं एरिया होगा πr²। तो ये बन गया सिग्मा इंटू πr²। और m2 और m3 का वैल्यू तो इक्वल है क्योंकि सेम डिस्क को काटकर दूसरी तरफ ऐड कर रहे हैं। सेम डिस्क को काटकर दूसरी तरफ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बात तो बराबर है, कोई मीनिंग ही नहीं रहा, मतलब दोनों का मास तो सेम रहा। तो कैसे निकालें m2 m3? सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क? तो इसका रेडियस आपको r/2 है, तो सिग्मा इंटू पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, वैल्यू आया r²/4। ये निकल गया हम लोगों के पास m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू, m3 का वैल्यू। अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है सेंटर ऑफ मास रिजल्टिंग डिस्क का कहां पर होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले जब काटते हैं तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0, तो पक्का है कि YCM तो 0 ही आना है। जो भी आपको मिलेगा वो XCM मिलेगा। तो XCM के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा गया m1 इंटू x1, और दूसरे को काट के हटा रहे हैं तो m2 इंटू x2, तीसरे को ऐड कर रहे हैं फिर से जोड़ दिए तो m3 इंटू x3 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस m3। मैंने ऐसा बेसिकली क्यों किया है? इसलिए ताकि आपको पता चल पाए कि इस वाले डेटा में रिमूव्ड वाले पोर्शन में जिसको काट के हटाते हैं उसको माइनस करना है और जिसको ऐड कर देते हैं उसको आपको प्लस कर देना है। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। m1 को m1 लिखा गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो x1 हुआ बड़े वाले का कोऑर्डिनेट। x1 का वैल्यू कितना है आपके पास? 0, तो यहाँ पे लिखा गया m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 की बात करें, m2 का वैल्यू एक बार यहाँ से लिख लेते हैं।
m2 का वैल्यू हम लोग को कहाँ से लिखना चाहिए, यहाँ से। m2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, m2 मेरे पास अवेलेबल है, m2 और m3 का वैल्यू इक्वल है, कितना है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब ऐसा कर लीजिए, इसको और छोटा बना लीजिए, अगर मैं इसको m मान लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास, m बाय 4। तो m2 का वैल्यू हो गया m बाय 4, तो यहाँ पे लिखा गया m बाय 4 इंटू x2। व्हाट इज x2, जिसको काट के हटाया गया उसका कोऑर्डिनेट, लेफ्ट वाले पोर्शन को काट के हटाया गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, माइनस आर बाई 2। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखा गया x2 इज माइनस आर बाई 2 प्लस m3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m3, m2 और m3 तो इक्वल है, तो ये लिखा गया m बाई 4 इंटू x3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3, r बाई 2। तो यहाँ पे आ गया आपके पास थर्ड वाले का ये r बाई 2 अपॉन यहाँ पे m1 का वैल्यू m था, माइनस m2 m बाई 4, m3 क्या हो गया आपके पास प्लस m बाई 4। इस तरीके से इसको अब सॉल्व करना था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m r बाई 8, ये आपके पास मिलेगा प्लस m r बाई 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया m। अगर आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वैल्यू आएगा mr बाई 8 प्लस mr बाई 8 इज 2mr बाई 8, 2mr बाई 8 इज mr बाई 4। मतलब ऊपर वाला टर्म जो आया वो आ गया mr बाई 4 और नीचे में m है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, mr बाई 4 अपॉन 4m। तो mr बाई 4 अपॉन 4m आया, इसका वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों के पास, इसका वैल्यू मिलेगा r बाई 4। मीन्स रिजल्टिंग डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा आपको वो मिलेगा r बाई 4। और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0, क्योंकि हर जगह y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इट मीन्स पहले वाले का जो ऑप्शन आएगा वो क्या मिलेगा, पहले वाले का ऑप्शन नंबर आया C, r बाई 4, 0। YCM आपको निकालना ही नहीं है क्योंकि हर जगह YCM 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है तो YCM ऑटोमेटिक क्या आना है, 0 आना है। तो पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर आ गया r बाई 4, 0, r बाई 4 और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिला, r बाई 4, 0 और ये ऑप्शन कितना आया, ऑप्शन नंबर C। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है। इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2 पार्टिकल्स of mass 2 kg and 4 kg are projected from the top of a tower simultaneously। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि टावर के टॉप से, ये टावर मान लेते हैं, क्या बोला गया, 2 पार्टिकल ऑफ मास 2 kg and 4 kg are projected from top of a tower simultaneously such that 2 kg with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब दो ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि आपके पास ये टावर ऐसे है, दो ऑब्जेक्ट को यहाँ से लगातार फेंका गया, 2 kg वाले ब्लॉक को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से फेंका गया। और वेलोसिटी कितना दिया गया, इसको वेलोसिटी दिया गया आपको 20 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट वाले केस का पार्ट। सेकेंड केस में क्या बोला गया, एंड 4 kg विथ 40 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। मतलब 4 kg वाले ऑब्जेक्ट को, जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट 2 kg का कहानी था, 4 kg वाले में क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट जिसका मास आपको 4 kg दिया हुआ है उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया। 4 kg वाले ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया गया, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो आप कोशिश करें कि वेक्टर फॉर्म में लिख के बनाएं, क्वेश्चन इजी बनेगा। पहली बात, ये टावर दोनों ही केसेस में जो आपको टावर दिखाई दे रहा है वो टावर क्या है, प्रोजेक्टाइल करेगा। क्यों, एक टावर पर जाकर एक बॉल को ऐसे फेंक दिया गया, एक टावर पर चढ़कर बॉल को ऐसे फेंक दिया गया। दोनों ही केसेस में पाथ कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है ही नहीं। जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा दोनों पार्टिकल का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 वेक्टर, a1 इज माइनस जी जे कैप। जे कैप क्यों लिया है मैंने, माइनस जे कैप है बेसिकली। प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, जो भी एक्सेलरेशन आता है वो कहाँ आएगा, वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन क्या होता है, ए वाई इज माइनस जी, मतलब जे कैप में होता है, जी उसका मैग्नीट्यूड है। तो चलिए a1 वेक्टर निकल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 वेक्टर, a2 वेक्टर भी सेम निकला क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमारे पास फार्मूला है m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। इस
इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, m1 का वैल्यू 2 kg है, 2 इंटू इसके वेलोसिटी से एंगल से कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो चाहे एंगल कुछ भी हो, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आप वेलोसिटी और एंगल पर कुछ सोचे ही नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों ही पाथ प्रोजेक्टाइल है। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया गया, दूसरे पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, दोनों में प्रोजेक्टाइल ही तो है। अगर प्रोजेक्टाइल है तो मैंने लगाया कॉन्सेप्ट a1 का वैल्यू माइनस जी जे कैप प्लस m2 का वैल्यू, m2 कहाँ आपके पास 4 kg इंटू a2 क्या है माइनस जी जे कैप अपॉन टोटल मास क्या हो गया 2 + 4 आ गया 6। तो वैल्यू आपको मिला कितना मिलेगा माइनस 2g माइनस 4g माइनस 6g जे कैप अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो गया, आया माइनस जी जे कैप। इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या आया g, डायरेक्शन क्या आया माइनस जे कैप। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा g। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सी में आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है g। इस तरीके से पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बोला गया है 2 का आंसर जो आएगा वो आएगा सी नंबर। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 का सी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। 2 ब्लॉक है ए और बी जिसको कि कनेक्ट किया गया, किससे कनेक्ट किया गया, मासलेस स्ट्रिंग से किया गया है। ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो बताना है कि 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इट मींस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास एक ब्लॉक यहाँ पर है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है। पहले वाले ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 10 kg, दूसरे वाले ब्लॉक का मास आपको कितना दिया हुआ है 20 kg, और दोनों को कनेक्शन किया गया, किससे किया गया, एक स्ट्रिंग से, एक धागा से कनेक्टेड किया गया है। यहाँ पे फोर्स लगाया गया, फोर्स का वैल्यू है 30 न्यूटन। बोला गया कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, 2 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इन दिस केस। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस दोनों ब्लॉक को अगर इसको इंटरनल मान लिया जाए तो दोनों ब्लॉक पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स का वैल्यू है 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स है 30 न्यूटन। आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो a इक्वल टू f/m होता है, और ACM इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन मास होता है, F नेट अपॉन टोटल मास होता है। तो ACM क्या मिलेगा, नेट फोर्स 30 अपॉन टोटल मास क्या मिलेगा 10 + 20 कितना आएगा 30, 30/30 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास। अगर वो रेस से स्टार्ट हो रहा है तो, अगर आपको ये रेस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या सोचेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि आपको s चाहिए, तो फॉर्मूला लगाया गया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और ये मैं सारा कंडीशन किसके लिए कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ACM इक्वल टू F नेट बाय टोटल मास होता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि रेस से स्टार्ट हो रहा है, अगर रेस से स्टार्ट हो रहा है तो u का वैल्यू 0 है, तो ये 0 बन गया। हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 इंटू टाइम का स्क्वायर, कितने टाइम में निकालना है आपको 2 सेकंड में, 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गया आपका 2 मीटर। इस तरीके से पता चला क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो 2 मीटर आएगा, और 2 नंबर में लिखा हुआ है आपको, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी नंबर है, जिसका की वैल्यू क्या आएगा 2 मीटर। सो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पहले 4 नंबर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है ए बॉल इज लेट टू फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 32 मीटर ऑन द ग्राउंड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/2 हाइट रेज्ड बाय द बॉल आफ्टर सेकंड रिबाउंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि h हाइट से एक बॉल को या एक ब्लॉक को गिराया गया। A ball is let to fall from a height of 32 मीटर। 32 मीटर है, वैल्यू आपको पता है। क्या बोला गया, एक बॉल को गिराया गया h हाइट से, और h का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 32 मीटर दिया हुआ है, ये गिवन है आपके डेटा में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E इक्वल टू 1/2। और जब इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अगर इस बॉल को आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो u का वैल्यू 0 मिलेगा। यहाँ पे आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, e का वैल्यू कितना दिया हुआ है, e का वैल्यू आपके पास पता है 1/2। फिलहाल आप ऐसा समझिए e इसका वैल्यू आपके पास है। अगर इसका वैल्यू e है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि e का वैल्यू 1/2 बाद में आपको पुट करना पड़ेगा। e का वैल्यू मैंने ले लिया।
इसके बाद आपको क्या बोला गया, हाइट रेज्ड बाय द बॉल आफ्टर सेकेंड रिबाउंड। सेकेंड रिबाउंड के बाद वो कितना हाइट रेज करेगा, मतलब पहली बार टकराएगा जाएगा ऊपर आएगा, फिर दूसरी बार टकराएगा फिर जाएगा और ऊपर आएगा। सेकेंड रिबाउंड में आपको एचमैक्स पूछा है। तो एचमैक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, ये जब बॉल आएगा यहां से आया टकराया, टकराने के बाद पहली बार जब ऊपर जाएगा, फर्स्ट रिबाउंड में जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, ईवी। फर्स्ट रिबाउंड में आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ईवी। फिर ये वेलोसिटी क्या होगा, घटते 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 जीरो होगा, फिर वापस आएगा टकराएगा, टकराने के बाद सेकंड रिबाउंड में ऊपर जाएगा ई स्क्वायर वी से, nth रिबाउंड में e पे पावर n इंटू वी से, इस तरीके से चलता है। आपको सेकंड रिबाउंड का पूछा है तो आप ये सोचेंगे कि सेकंड रिबाउंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा। जब ये इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी फर्स्ट रिबाउंड के बाद ईवी होगा, सेकंड रिबाउंड के बाद वेलोसिटी होगा ई स्क्वायर वी। क्लियर है। अगर v क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं कि जब ये पहली बार गिरा तो वेलोसिटी v गिरा, तो अगर ये v से गिरा तो ऊपर उठा ev से, सेकेंड बार में गिरा ev से, दूसरी बार में उठा e स्क्वायर v से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hmax इन केस ऑफ सेकेंड रिबाउंड। तो आपको hmax का वैल्यू निकालना है सेकेंड रिबाउंड में। हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है hmax इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। तो आफ्टर सेकेंड रिबाउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। आप देख रहे हैं कि सेकेंड रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी है वो है ई स्क्वायर वी, तो यहाँ पे लिखा गया ई स्क्वायर वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगा ई पे पावर 4 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये जो डेटा मिला आपको ये क्या मिला, ये मिला hmax का वैल्यू। अब v कैसे फाइंड आउट करें, v फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, √2gh। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर 4 इंटू √2gh का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। सॉल्व किया गया तो वैल्यू मिला e टू द पावर 4 इंटू 2gh अपॉन 2g। 2g ने 2g को मार दिया, वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया e टू द पावर 4 इंटू h। तो आपको e टू द पावर 4 मतलब 1/2, e का वैल्यू 1/2 है, 1/2 के पावर 4 क्या मिलेगा 1/16। और हाइट कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, h का वैल्यू है 32, तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा 2 मीटर। तो इस तरीके से पता चला कि हाइट का वैल्यू 2 मीटर आया। आफ्टर सेकेंड रिबाउंड जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 2 मीटर होगा, और 2 मीटर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इट हिट्स अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ द सेम मास। मतलब आपके पास ऐसा डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक स्फीयर है, इसका मास m दिया हुआ है, और यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर है, इसका भी मास सेम है, मतलब m ही मास दिया हुआ है, दोनों का मास m। पहले वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला स्फीयर, इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है u। इसका वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है u, जो कि कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है, बस मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब है कि उसका मान लेते हैं स्पीड कांस्टेंट जो भी है वो u है। A sphere of mass m moving with a constant velocity hits another stationary sphere of the same mass if E is the coefficient of restitution। E दिया हुआ है coefficient of restitution, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, ये पार्शियली वाला केस है। coefficient of restitution क्या दिया हुआ है E, और ये ब्लॉक क्या है, ये है आपका रेस्ट में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू स्पीड ऑफ द सेकंड स्फीयर आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आपको बताना है दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा। सोचिए ये वाला बॉल गया इससे टकराया, टकराने के बाद मान लीजिए कि इस वाले बॉल का, पहले वाले बॉल का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे वाले बॉल का वेलोसिटी हो गया v2। तो अगर आपके पास पार्शियली इलास्टिक कोलिजन का केस हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि v1 का वैल्यू क्या होता है हम लोगों के पास m1 माइनस e इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है इंटू u1। अगर v1 है तो यहाँ पे u1 प्लस 2 इंटू 2 के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा पार्शियली है ना, तो 2 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस e। ये फार्मूला है कि आफ्टर कोलिजन पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होता है m1 इंटू ई माइनस m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 इंटू 1 प्लस e, और यहाँ पे होता है m2 डिवाइडेड बाय m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये वाला फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो v1 का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। v1 क्या मिलेगा, तो पहले वाले ब्लॉक का मास m है, दूसरे वाले ब्लॉक का मास भी m है, तो यहाँ पे लिखा गया m माइनस ई एम डिवाइडेड बाय
ये वैल्यू क्या मिलेगा, m1 प्लस m2, m प्लस m, ये बन गया आपका 2m। यहाँ पे आया u1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1, u1 मतलब पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी u है। और इस टर्म में कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है, व्हाट इज u2, इसका वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी को हम लोग u1 बोलते हैं, इसके वेलोसिटी को हम लोग u2 बोलते हैं, और u2 आपको किस में दिया हुआ है, रेस्ट में दिया हुआ है। तो ये वाला पार्टिकल जीरो हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जीरो बन गया। आप यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा v1 इक्वल टू m को कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू मिला 1 माइनस e डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m इंटू यू, इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लिया गया। तो यहां से तो पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन उसी तरह कैसे लाएं, आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक होगा वो होगा v2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, v2 का वैल्यू मिलेगा आपके पास m2 माइनस e m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे आपके पास v2 है तो यहाँ पे आपको लिखना है u2 प्लस यहाँ पे होगा 1 प्लस e इंटू, अगर ये v2 है तो यहाँ पे हो गया m1 इंटू u1 अपॉन ट्वाइस ऑफ मास, ट्वाइस ऑफ मास ना लिखकर आप ऐसा लिखिए m1 प्लस m2, ये होता है नीचे में हम लोगों के पास। ये फॉर्मूला है, कैसे, ये जो पीछे वाला डेटा लिया है सेम टू सेम। अगर v2 निकालना है तो m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 निकालना है तो यहाँ पे u2 होगा, बस यही करना होता है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इसमें आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में u2 जीरो है तो यहाँ पे क्या कीजिए आप u2 के जगह जीरो वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब ये पूरा टर्म जीरो बन गया। अगर ये पूरा टर्म जीरो बन गया तो आपको पता चलेगा कि v2 का वैल्यू क्या मिलेगा, v2 का वैल्यू मिला 1 प्लस e इंटू मास m इंटू u1, u1 को मैंने u माना है, डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस m 2m। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया हम लोगों के पास डेटा। अब हम लोगों को निकालना क्या था, v1 बाय v2 का वैल्यू, रेशियो। क्वेश्चन में निकालना क्या है बेसिकली हम लोगों को, क्वेश्चन में बोला है देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू द स्पीड ऑफ द सेकंड स्फीयर आफ्टर कोलिजन, पहले वाले स्फीयर का और दूसरे वाले स्फीयर का आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगा बताना है। मतलब आप लोगों को वैल्यू निकालना है v1 बाय v2 का। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको क्या मिलता है चेक कर लेते हैं। v1 का वैल्यू क्या है m इंटू 1 माइनस ई, तो यहाँ पे लिखा गया m इंटू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू यू, ये कहाँ से आया, यहाँ से। अब इक्वेशन 2 में v2 निकला हुआ है, v2 का वैल्यू हम लोगों के पास कितना निकला हुआ है, v2 का वैल्यू निकला हुआ है 1 प्लस e इंटू m डिवाइडेड बाय m इंटू यू डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m। ट्वाइस ऑफ m से ट्वाइस ऑफ m कैंसिल आउट हो गया, mu से mu कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या मिला, वैल्यू मिला 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई, ऑप्शन नंबर ए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, ए बॉम्ब इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर, इफ द बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन मिड एयर द रेंज ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक पार्टिकल को यहाँ से, जिसका मास आपको m दिया हुआ है, यहाँ से फेंका गया ऐसे, जिसका रेंज कितना आना चाहिए था, रेंज आना चाहिए था r। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए बॉम्ब इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज r, मतलब एक बॉम्ब को फेंका गया और जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आना चाहिए था, r आना चाहिए था। इफ द बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन मिड एयर, जब ये यहाँ पर आया मिड एयर में तो क्या हुआ, ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने का मतलब क्या है, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली में जब पार्टिकल, जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो Vy क्या मिलता है, जीरो मिलता है। Vy क्या मिलता है, जब ये मिड एयर में आया होगा, मिड में, तो वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या मिलता है आपको, जीरो। क्लियर है ना। और क्या आप जानते हैं प्रॉपर्टी, x एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, x एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में x एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स का वैल्यू x एक्सिस में जीरो है, मतलब नेट फोर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर कभी भी नेट फोर्स जीरो आ जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो आने के बाद रेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो रेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले आपका रेंज था, बाद में भी क्या होगा, रेंज सेम आएगा। रेंज सेम आने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, रेंज विल बी सेम, दैट इज आर। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आपके पास एक पुल्ली है, ए पुल्ली फिक्स टू द सीलिंग कैरीड ए थ्रेड विद, अच्छा यहाँ पे दो पुली दिया हुआ है, आपको पिक्चर देखकर ही पता चल रहा होगा कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ये सीलिंग है और सीलिंग पर यहाँ पर एक पुल्ली है, पुल्ली में यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है। पहले वाले ब्लॉक का मास आपको कितना दिया हुआ है, m1, दूसरे वाले ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है आपको, m2 दिया हुआ है।
m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है और आपको बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, पिक्चर में आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ का एक्सेलरेशन a ऊपर की ओर है, यहाँ का एक्सेलरेशन a आपको नीचे की ओर दिया हुआ है, a एक्सेलरेशन। तो यहाँ मैंने एक्सेलरेशन नीचे की ओर बना लिया है। चलिए ये हो गया। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एफबीडी बनाया गया, यहाँ पे लिखा गया m1g, यहाँ पे लिखा गया m2g। दूसरी बात, दोनों में बड़ा कौन है? m2 वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये वाला बड़ा हो गया। यहाँ का टेंशन T तो यहाँ का टेंशन T। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर होता है। इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखा गया m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। उसी तरह इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इट मीन्स t माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m1 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ वैल्यू मिलेगा m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा? a इंटू m1 प्लस m2। इस तरीके से आपको पता चला कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो क्या मिला? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोगों को एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का मिल गया है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया है कि ऊपर वाला ब्लॉक 1 वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला ब्लॉक क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? आपको बोला गया ACM निकालिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाएगा? m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर। मैं वेक्टर सिंबल अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं माइनस प्लस साइन कंसिडर कर लूंगा। और यहाँ पे क्या मिला? अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से पता चला m1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 वेक्टर। a1 की बात करें तो a1 ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में आएगा। ये वैल्यू आप पॉजिटिव में ले लीजिए। क्या मिलेगा? m2 माइनस m1 इंटू जी और यहाँ क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 प्लस m2 के जगह पे m2 और a2 का वैल्यू। सेकंड वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। अगर सेकंड वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप a2 माइनस लेंगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास? माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन लिखा गया। और आपके पास m2 इंटू a2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 आ गया m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन यहाँ पे क्या मिला? m1 प्लस m2 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या मिलेगा? टोटल मास मिलेगा आपके पास m1 प्लस m2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसा दिखाई देता है एक बार चेक कर लेते हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे m2 माइनस m1 इंटू जी कॉमन आ गया है तो m2 माइनस m1 इंटू जी को कॉमन ले लेते हैं। और नीचे कॉमन क्या आ रहा है? m1 प्लस m2 भी आपको कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन निकाल लिया गया। जब ये पूरा टर्म ही कॉमन निकाल लेंगे, ये पूरा टर्म ही कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? m1 प्लस m2। अब इसको क्या करें? अब ध्यान से आप सोचिए, यहाँ पे मेरे पास m2 माइनस m1 है, यहाँ m1 माइनस m2 है। माइनस कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि माइनस साइन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। तो आप माइनस साइन कॉमन निकाल कर दोनों को इक्वल करा दीजिए। तो आप ध्यान से सोचिए, यहाँ माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा m2 माइनस m1। नीचे क्या मिलेगा आपके पास? यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और क्या मिलेगा आपके पास? यहाँ मिलेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? m2 माइनस m1। क्लियर है ना? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या दिखाई देगा? आपको वैल्यू दिखाई देगा माइनस साइन, यहाँ पे जी था, यहाँ पे आप जी लिख लीजिए। तो अब आपको दिखाई क्या देगा? ये वाला टर्म 2 बार आ गया है तो माइनस साइन m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी नीचे होल स्क्वायर है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये वैल्यू मिला m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया गया है। मतलब वैल्यू आया माइनस साइन m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी। मतलब माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर है। तो आपके पास मैग्नीट्यूड पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और मैग्नीट्यूड में पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है? आपको ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी, जो कि हमारा आंसर मैच कर गया है। तो इस तरीके से पता चला कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फिगर शोज ए कंपोजिट सिस्टम ऑफ 2 यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी दोनों का सेम है, मतलब लैम्डा दोनों का सेम है। रॉड 1D होता है, मतलब जितना लैम्डा इसका है उतना ही लैम्डा आपको इसका भी दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन बोला गया है? देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम।
नीचे वाले रॉड का, मतलब ये रॉड जो है इसका लेंथ आपको L दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है? L। मान लीजिए इसका मास आपको m1 है, मान लीजिए कि इसका जो मास है ये आपका m2 है। मास निकालेंगे कैसे? 1D के लिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा डिफाइन होता है, और लैम्डा होता है मास अपॉन लेंथ। तो मास इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा इंटू लेंथ। मतलब लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलेगा लैम्डा इंटू लेंथ। इसका लेंथ कितना है? L। उसी तरह m2 क्या मिलेगा? इसका लैम्डा इंटू इसका लेंथ। लेंथ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2L। तो इसका वैल्यू आपके पास 2L है, तो लैम्डा इंटू 2L। हम लोग को सबसे पहले पॉइंट मास सिस्टम वाला मेथड ही यूज करना चाहिए। पॉइंट मास वाला सिस्टम यूज करने के लिए क्या किया? सबसे पहले मैंने पॉइंट मास सिस्टम मेथड यूज करने के लिए इसके सेंटर ऑफ मास को देखा। इसका सेंटर ऑफ मास जो था वो यहाँ पे था, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास जो था वो यहाँ पे था। इन दोनों का कोऑर्डिनेट लिखना था, तो कैसे लिखा जाएगा? ये रॉड L लेंथ का है। अगर रॉड L लेंथ का है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो L/2 पे आएगा। इट मीन्स ये लंबाई आया आपका L/2, कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट L/2, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? 0। तो y कोऑर्डिनेट को मैंने 0 लिख दिया है। अब आते हैं आगे। इस वाले में क्या होगा? ऊपर वाले रॉड जो आप देख रहे हैं उसका लेंथ 2L है। अगर ऊपर वाले रॉड का लेंथ 2L दिया हुआ है तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा? ये पूरा 2L है, तो लेंथ आ गया आपका L, क्योंकि सेंटर में होता है, मिड पॉइंट में होगा उसका सेंटर ऑफ मास। अब आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पॉइंट मास सिस्टम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगा m1 x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? ये वाला वैल्यू है। तो m1 को कुछ मानते हैं, m1 हमारे पास अवेलेबल है, हाँ, लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पे लिखा गया लैम्डा इंटू L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? L/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं L/2 प्लस m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? सेकंड वाले का मास। m2 का वैल्यू कितना आया है? लैम्डा 2L, मतलब 2 लैम्डा L, 2 लैम्डा L। m2 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 यहाँ पे है, x2 आपका हो गया 0 अपॉन टोटल मास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल मास? m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 में ध्यान से देखें तो लैम्डा L कॉमन आ गया है। जब लैम्डा L कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा? लैम्डा L कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोगों के पास क्या मिलेगा? ये टर्म तो 0 बन गया है, तो वैल्यू मिला लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा L इंटू 3। L ने L को मार दिया, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, तो वैल्यू क्या मिला आपके पास? वैल्यू मिला L/6। वैल्यू क्या मिला? L/6। x कोऑर्डिनेट आ गया आपका L/6। अब y कोऑर्डिनेट के बारे में कैसे सोचें? अगेन सेम फॉर्मूला, सेम टाइप पॉइंट मास सिस्टम वाला मेथड का फॉर्मूला लगाएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा? m1 y1। तो लैम्डा L m1 हो गया इंटू y1, y1 मतलब 0, प्लस m2 का वैल्यू हो गया 2 लैम्डा L इंटू y2 का वैल्यू कितना है? L अपॉन टोटल मास। जब आप टोटल मास निकालेंगे मतलब m1 प्लस m2 करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा L हमारा कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू मिलेगा 1 प्लस लैम्डा L कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2। इसको सॉल्व किया गया, ये टर्म आपका 0 बन गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला? 2 लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा L। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, L ने L को मार दिया, वैल्यू आया 2L/3। तो x कोऑर्डिनेट L/6, y कोऑर्डिनेट 2L/3। L/6 और 2L/3। ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का सी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है ए बॉल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स हैवी वॉल, मूविंग टुवर्ड्स द बॉल विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एज शोन in the figure. Assuming collision to be elastic, find the velocity of ball immediately after collision. मतलब आपको बोला गया कि यहाँ पर एक वॉल है, दीवार है, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल आया ऐसे, और बॉल का वेलोसिटी आपको क्या दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है क्या ये कैसा कोलिजन है? द कोलिजन इज टू बी इलास्टिक, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और ये हैवियर मास वाला केस है। आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि हैवियर मास का कंडीशन से है। अगर हैवियर मास है, आप सोचिए ये वॉल ऐसे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल है छोटा सा जो ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। जब दीवार से बॉल टकराएगा
तो दीवार के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले टेबल लिखेंगे और आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि हैवियर मास सिस्टम में कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, हैवियर मास सिस्टम में हमेशा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई। तो ई वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा। इसका जो वेलोसिटी है इसको बोला गया u1, ये आगे की ओर है, राइट मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वेलोसिटी पीछे की ओर है, ये दीवार है, वॉल पीछे की ओर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद जब बॉल दीवार से टकराएगा, वॉल से टकराएगा, तो दीवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दीवार एक हैवियर मास केसेस है। इसका मतलब अगर ये u2 है तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा दीवार का वो तो v2 होगा और वो भी -1 होगा, क्योंकि हैवियर मास केसेस है। हैवियर मास केसेस में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। चलिए ये हो गया। आपको पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर कॉलिजन। टकराने के जस्ट बाद बॉल का वेलोसिटी बताइए। तो बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, v1 आपको बताना है। तो हैवियर मास केस में हमेशा e का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू इलास्टिक कॉलिजन के लिए 1 आता है। तो e का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 माइनस 1 माइनस साइन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 आपको निकालना है। u1 का वैल्यू क्या है, u1 का वैल्यू है 2 माइनस साइन। u2 का वैल्यू क्या है, -1। इसको जब आगे सॉल्व किया गया तो पता चला हम लोगों को कि ये वैल्यू था 1 इक्वल टू -1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस v1 डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 = 3। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3 इक्वल टू -1 माइनस v1। तो v1 को इधर ले आए तो यहाँ पे लिखा गया v1 इक्वल टू -1 माइनस 3। वैल्यू क्या आया, -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि जब बॉल जाएगा ऐसे टकरा के वापस अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस d and are arranged as shown in the figure. The equivalent capacity is, equivalent capacity निकालना है। आपके पास एक प्लेट ए है तो आप समझिए ये प्लेट ए है, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। अगर ये प्लेट ए है, एरिया इसका अच्छा ये ए है तो ये भी ए हो गया। नहीं गलत। प्लेट जहाँ से कनेक्टेड हो वहाँ का नाम क्या होगा, सेम। आप ऐसा समझिए कि ये वाला प्लेट किसके किसके बीच में है। सबसे पहले ये ए है तो ये ए हो गया, अगर ये प्लेट ए है तो ये भी ए हो गया, अगर ये बी है तो ये वाला हो गया बी, अगर ये बी है तो ये वाला हो गया बी। इसके बीच का सेपरेशन है डी, इसके बीच का भी सेपरेशन क्या दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ये वाला प्लेट ए और बी के बीच में आया, ये वाला प्लेट बी और बी के बीच में आया, मतलब प्लेट बी और बी के बीच में है, मतलब एक ही प्लेट है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट का केस है। ये गलत है, ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में यहाँ था पहला, दूसरा कैपेसिटर ये वाला बी और ये वाला ए, ये दूसरा कैपेसिटर। मतलब ए और बी के बीच में 2 कैपेसिटर आपको दिखने को मिल गए। कितने कैपेसिटर देखने को मिल गए, 2। ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में। इस डायग्राम को बनाते हैं तो ये वाला प्लेट ए और बी के बीच में है और दूसरा ये वाला प्लेट भी क्या आपके बी और ए के बीच में, मतलब ए और बी, बी और ए। कैसा कॉम्बिनेशन है ये वाला। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे नाम ए दे दिए, यहाँ पर नाम आप बी दे दिए, और एक प्लेट ए और बी के बीच में है तो ए और बी के बीच में लगा दिए ऐसे। दूसरा प्लेट भी ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला भी ए और बी के बीच में, तो एक दूसरा प्लेट भी लगा दिए ए और बी के बीच में। रियलिटी में ये कैसा कॉम्बिनेशन है, रियलिटी में ये कॉम्बिनेशन आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये वाला प्लेट ए था, ये वाला प्लेट बी था, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में प्लेट लगा दिया ये वाला। दूसरा प्लेट क्या था, दूसरा प्लेट आपके पास यहाँ था ए, यहाँ था बी, ए और बी के बीच में ये प्लेट लगा दिया ए और बी के बीच में। मान लीजिए कैपेसिटेंस सी है तो सी और सी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ सी, सी प्लस सी ट्वाइस ऑफ सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपके पास, ए नंबर 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला गया है, द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज ऑन द फिगर विल बी एरिया ऑफ प्लेट इज ए। कह रहा है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस है आपके पास C1। C1 का वैल्यू क्या मिलेगा, C1 मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट, एरिया दोनों का क्या है, सेम। एरिया क्या है दोनों का, सेम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द
एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म्ड ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर, एरिया ऑफ प्लेट इज ए। हर एक प्लेट का एरिया क्या दिया हुआ है? ए। पहला कैपेसिटर ऐसे लगाया गया, दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगाया गया, तीसरा कैपेसिटर ऐसे लगाया गया, सबका एरिया सेम है। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय ये क्या है? d1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 इंटू K1। दूसरा क्या मिलेगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D2 इंटू K2। उसी तरह कैपेसिटेंस थर्ड का क्या मिलेगा? तीसरे वाले का A एप्सिलॉन नॉट बाय D3 इंटू K3। इस तरीके से पता चला कि आपने K1, K2, K3 का वैल्यू निकाल लिया है। जब आप K1, K2, K3 का वैल्यू मतलब C1, C2, C3 का वैल्यू निकाल लिए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, मतलब तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं। 3 डिफरेंट कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/C1? C1 आपके पास ये है तो 1/C1 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगा D1 बाय, क्या मिलेगा वैल्यू आपको? यहाँ पे मिलेगा D1 बाय A एप्सिलॉन नॉट, D1 बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1। उसी तरह 1/C2 क्या मिलेगा? D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया K2। 1/C3 क्या मिलेगा? D3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K3। अब आप लोगों को C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? C इक्विवेलेंट आपको लोगों को निकालना है, तो मैं C इक्विवेलेंट निकालने के लिए कर क्या रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/C इक्विवेलेंट और यहाँ पे कुछ कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन क्या मिलेगा हम लोगों को? 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ पे वैल्यू आया D1 बाय K1, यहाँ वैल्यू आया D2 बाय K2, यहाँ वैल्यू आया D3 बाय K3। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इस वाले डेटा जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए ये क्वांटिटी है y। अगर ये क्वांटिटी को आप y मान लें तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये y बन गया y बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास? इधर रेसिप्रोकल किया गया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय y। तो आप क्या लिख सकते हैं? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? हम लोगों ने y किसको माना है? y इस टर्म को माना है, तो यहाँ पे लिखा गया D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपको मिला वो मिला A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर आ गया A। तो इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का क्वेश्चन नंबर क्या मिला? 11 का क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर A। तो करेक्ट आंसर A नंबर में आया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। और तो कोई मैच नहीं कर रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या मिलेगा? A नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला गया है? 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि आपके पास 2 कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। और सीरीज में किससे जोड़ा गया है? एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ ऐसे, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस इसका है और इसका आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन में बोला गया है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। और इसको जोड़ा गया कितने वोल्ट के बैटरी से? 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। आपको बोला गया द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटेंस। दोनों का रेशियो निकालिए। किसका निकालिए? एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालिए। एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले आप अप्रोच क्या लगाएंगे? सबसे पहले आप सोचेंगे ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, और सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। तो सबसे पहले आप चार्ज निकालने की कोशिश कीजिए। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको? C इक्विवेलेंट मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 × 4 8/2 + 4 6, वैल्यू आया 4/3 माइक्रोफैराड। फिर चार्ज निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? चार्ज इज Q = C × V। C इक्विवेलेंट 4/3 है और वोल्टेज कितना है? 10, तो वैल्यू कितना आया? 40/3 माइक्रोकूलम। ये क्या निकल गया आपके पास? चार्ज। दोनों का चार्ज सेम है, डिफरेंट है? आंसर है चार्ज दोनों का सेम है। चार्ज दोनों का क्या है? सेम। अगर चार्ज सेम है, दोनों का पोटेंशियल निकाल लीजिए। दोनों का क्या निकाल लीजिए? पोटेंशियल। अगर दोनों का पोटेंशियल निकाल लें, पहला वाला पोटेंशियल क्या मिलेगा? पहले वाले का पोटेंशियल मिलेगा Q = फार्मूला हमारे पास क्या होता है? Q = फार्मूला होता है CV। अगर Q = CV है तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा Q/C। Q तो दोनों का सेम है, फिलहाल उसको Q बोलते हैं, Q/C।
C क्या मिलेगा? C अगर आप ध्यान से सोचें तो आप अप्रोच भी लगा सकते हैं। क्या C इक्विवेलेंट निकाल दिए सबसे पहले? C इक्विवेलेंट कितना आया? 4/3। Q का वैल्यू क्या मिलेगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q हम लोगों को मिल गया इतना, मतलब इसका Q पता चल गया। आप V1 निकालना चाहते हैं, मतलब इसको वोल्टेज मिला मान लीजिए V1, इसका वोल्टेज मिला मान लीजिए V2। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? Q को C से डिवाइड करेंगे तो Q/C1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q का वैल्यू है 40/3 और C1 का वैल्यू कितना है? डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? 2। वैल्यू कितना आएगा? 20। तो आंसर आया 20/3 वोल्ट। मतलब पहले वाले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आएगा? 20/3। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 इन दिस केस? इसका पोटेंशियल निकालना है। V2 का वैल्यू क्या मिलेगा? Q/C2। Q कितना आएगा? Q का वैल्यू क्या है? चार्ज है 40/3। C2 कितना है? 4। यहाँ से आया 10, तो वैल्यू आया 10/3 वोल्ट। तो दोनों का मैंने वोल्टेज निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? एनर्जी का रेशियो E1/E2। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू C इंटू मतलब C1 इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला? ये कैंसिल आउट हो गया। C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। V1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास? V1 आया 20/3। 20/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 400/9 डिवाइड बाय C2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? C2 का वैल्यू है 4 और V2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या मिलेगा? 100/9। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ 2 से 2 टाइम्स में कट गया। तो वैल्यू क्या आया आपका? 2/1। सो करेक्ट आंसर इज 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ऑफ सोलेनोइड हैविंग shown in the figure picture solenoid shown in the figure where turn density n and current through it is I। मतलब बोला गया कि आपके पास एक सोलेनोइड यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, एक सोलेनोइड बना हुआ दिख रहा है। मैंने सोलेनोइड को यहाँ बना लिया। ये आपके पास ये सोलेनोइड दिया हुआ है, ये आपका एक्सिस दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि यहाँ वाले एंड के साथ एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और इस एंड के साथ एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री। आपको बोला क्या गया है? आपको बोला गया है क्या? मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर निकालिए। क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अल्फा बीटा डिसाइड कर लेते हैं। आप जानते हैं कि डेरिवेशन में ये एंगल अल्फा होता है और ये एंगल बीटा होता है। तो ध्यान से देखिए, ये 30 है तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो बीटा आ गया आपका कितना डिग्री? 60 + 30 90 30 डिग्री। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला हम लोगों के पास क्या है? μ0 NI/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस तरीके से वैल्यू क्या मिलेगा? वैल्यू आपको मिलेगा μ0 NI/2 साइन अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा? साइन अल्फा इज साइन 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? √3/2। तो वैल्यू मिल गया आपके पास √3/2। साइन बीटा, बीटा का वैल्यू 30, साइन 30 हो गया 1/2। इसको सॉल्व किया गया तो वैल्यू क्या मिलेगा? μ0 NI डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा आपके पास √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा μ0 NI डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4 इंटू √3 + 1। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ए नंबर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया ए चार्ज हैविंग Q/m इक्वल टू 10⁸ कूलम पर kg। कह रहे एक चार्ज है जिसका रेशियो Q/m का वैल्यू दिया हुआ है। Q/m रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁸ 10⁸ कूलम पर kg। ये Q/m का वैल्यू आपको गिवन डेटा है। विथ वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इसका चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। इंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 0.3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री के साथ है
विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री। आपको बोला गया है द रेडियस विल बी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो आप ये सोच लीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v है, चार्ज q है और एंगल 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये पाथ कैसा बनाएगा, पाथ ऑफ हेलिक्स बनाएगा, हेलिकल पाथ। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस निकालिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस, रेडियस होता है m इंटू वी परपेंडिकुलर, एम भी बाई क्यू बी होता है, तो यहाँ पे होगा m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। क्लियर है ना। चलिए अब रेडियस आपको निकालना था तो इसको ऐसा आप लिख दीजिए m बाई क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा v cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा v sin 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको वेलोसिटी रेडियस निकालना है। रेडियस होता है m v परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो m v बाई क्यू बी में v परपेंडिकुलर क्या मिला v sin 30 डिग्री, तो v sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और q मैंने यहाँ निकाल लिया है, यहाँ बचा b। इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास q बाय m दिया हुआ है, q बाय m कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 8, अगर q बाय m 10 टू द पावर 8 है तो m बाई q में क्या मिलेगा, m बाई q मिलेगा आपके पास 1/10 टू द पावर 8, ये निकल गया m बाई q। वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पे क्या आया है 2 तो यहाँ 2 लिख दिया। डिवाइड में क्या है b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 तो यहाँ लिखा गया 0.3, इसका पॉइंट उड़ाया गया तो यहाँ आ गया 3 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, वैल्यू आया 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 8 10 टू दी पावर -3। 5 इंटू क्या हो गया आपके पास 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये जो वैल्यू आपको मिलेगा ये किस में मिलेगा, इसको आप बोल सकते हैं 5/1000 और ये वैल्यू किस में आया, रेडियस है। सब चीज़ एसआई सिस्टम में है, अगर सारी क्वांटिटी एसआई सिस्टम में है तो आंसर आया मीटर में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगा 5/1000 इंटू 100 और ये वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में, मतलब 5/10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या मिलेगा 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मिलेगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, रेडियस विल बी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया है ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया है, 15 कह रहा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल विद चार्ज q एंड मास m, एक पार्टिकल है जिसका आपके पास चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है q और मास क्या दिया हुआ है m। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास क्या दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है आपको m। चार्ज q है, मास m है। इंटर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b, कर है क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, इनवर्ड है। तो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना, b दिया हुआ है। अब क्या बोला गया, एग्जिस्टिंग ओनली टू राइट एंगल्स टू द बाउंड्री yz, और ये yz पे राइट एंगल, क्लियर है ना, एग्जिस्टिंग राइट टू द बाउंड्री yz, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेट t इक्वल टू दिस द टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द फील्ड। टाइम स्पेंट आपको निकालना है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका आपको चार्ज q दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, वो यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो किधर जाएगा डायरेक्शन, ऐसा मैंने सर्कल क्यों बना दिया है, ध्यान से समझिए। तो ये वेलोसिटी इधर है, v क्रॉस v निकालना है, तो v पर हाथ रखा, b की तरफ मोड़ा, इधर आया, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जो आ रहा था इस पर इस तरफ फोर्स लगा तो इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। क्लियर है। तो ये एक सर्कुलर पाथ बनाया, हम जानते हैं जितने एंगल से एंट्री किया उतने एंगल से वापस एग्जिट भी कर गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या मिलेगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है। तो ये हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा। अगर ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ की करेंगे यहाँ पे टेंजेंट, ये है आपका कितना, ये है आपका थीटा, ये कितना था 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना मिलेगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ क्या मिलेगा थीटा। अगर ये थीटा तो यहाँ कितना मिलेगा, पूरा एंगल हो गया ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन, तो ये मिला पाई माइनस 2 थीटा। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल जब ऐसे ट्रेवल करके जाएगा तो जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ वो कितना बनाएगा पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन वो मेरे काम का एंगल है ही नहीं, मेरे काम का जो एंगल है वो क्या है,
हम लोगों के काम का जो एंगल है वो है कि कितने एंगल तक ये अंदर रहा, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कौन वाला एंगल आपको निकालना है? आपको ये वाले एंगल का रिक्वायरमेंट है। ये वाला एंगल कितना आया? पाई माइनस 2 थीटा। पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री 2 पाई। तो 2 पाई में आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? पाई माइनस 2 थीटा को। सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। 2 पाई में पाई माइनस हो गया तो बचा पाई प्लस 2 थीटा। मतलब ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा? पाई प्लस 2 थीटा। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड का वैल्यू। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 पाई के लिए टाइम पीरियड t है, 2 पाई के लिए, 2 पाई एंगल के लिए टाइम पीरियड t है, तो 1 एंगल के लिए t/2 पाई मिलेगा। तो इतने एंगल के लिए कितना मिलेगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? पाई प्लस 2 थीटा। तो वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास? पाई प्लस 2 थीटा इंटू t/2 पाई। मतलब क्या मिलेगा आपके पास? t/2 पाई इंटू पाई प्लस 2 थीटा। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि आपके पास 3 मैग्नेट्स हैं, 3 बार मैग्नेट है। कौन कौन सा बार मैग्नेट है? फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ऊपर में साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब पहले वाले का m वेक्टर जो आएगा वो ऐसा आएगा। पहले वाले मैग्नेट का जो m वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे सेकंड वाले पार्ट की बात करूं तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो सेकंड वाला का क्या मिलेगा आपके पास? ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसा हो गया। थर्ड वाले की बात करें तो क्या मिलेगा? थर्ड वाले में साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, मतलब इधर। तो थर्ड वाले का मिला इधर, ऐसे। थर्ड वाले का नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिला इधर। क्लियर है ना? हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब ये वाला साउथ से नॉर्थ, ये वाला साउथ से नॉर्थ, ये वाला साउथ से नॉर्थ। और तीनों क्या है? सिमेट्रिक सिस्टम है। अगर सिमेट्रिक सिस्टम है तो आप बोल सकते हैं इन तीनों का वेक्टर सम क्या मिलेगा? 0। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बना रहा है और एक अरेंज वे में बना रहा है। तीनों का वेक्टर सम क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 16 का आंसर क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में क्या बोला गया है? 64 ड्रॉप ईच हैविंग द कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V। 64 टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। तो आपके पास इस तरह का एक ड्रॉप मान लेते हैं, हमारे पास एक ड्रॉप 64 ड्रॉप ईच हैविंग कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V। इसका कैपेसिटी C है और पोटेंशियल क्या दिया हुआ है आपको? V दिया हुआ है। आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। 64 ड्रॉप मिलाकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। तो सारे का चार्ज क्या मिलेगा? पता कर लेते हैं। इफ द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज Q, जो छोटा वाला ब्लॉक देख रहे हैं जिसका कि कैपेसिटी C है, वोल्टेज भी है, इसका चार्ज क्या दिया हुआ है आपको? Q दिया हुआ है। और 64 ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा सा चार्ज बनाया गया, बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया। तो 64, पहले वाले का चार्ज Q, दूसरे वाले का Q, तीसरे वाले का Q, इस तरह से 64 टोटल है। सबको कंबाइन कराएंगे, चार्ज क्या मिलेगा? चार्ज तो सोचना ही नहीं है आपको, सीधा आसान क्वेश्चन मिल गया ये आपको। टोटल चार्ज जो आएगा वो 64 इंटू Q के इक्वल आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया? 64 इंटू Q। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 17 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शोन इन द फिगर इज। क्या कह रहा है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। किसके किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच। अगर आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले आप चेक कीजिए कितने कैपेसिटर आपके पास है। 1 2 3 4 5। अगर 5 कैपेसिटर हो, 5 कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आप कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे ए है, आगे बढ़ा तो यहाँ का पॉइंट का नाम मान लीजिए एक्स। अगर इस पॉइंट का नाम आपने एक्स मान लिया है तो ये हो गया आपका एक्स पॉइंट। आगे बढ़ा नाम चेंज हो गया, यहाँ का नाम क्या हो गया? वाई। आपके पास कितने नाम अलग से आ गए? 2, एक्स और वाई। आप इस सर्किट को थोड़ा ब्रेक कीजिए। जब आप सर्किट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप वाई। ए बी एक्स वाई लिख लिया। इसके बाद ये वाला ए और एक्स के बीच में है तो आप सीधा ए और एक्स के बीच में कैपेसिटर लगाइए। कैपेसिटेंस 2C है तो 2C लिख दीजिए। दूसरा वाला ये वाला ए और वाई के बीच में है तो ए और वाई के बीच में यहाँ लगा दीजिए। और इसका वैल्यू कितना है आपका? 3C, तो ए और वाई के बीच में 3C लगा दीजिए। एक्स और बी के बीच में कहाँ है? अब ये वाला कैपेसिटर एक्स और वाई के बीच में है तो एक्स और वाई के बीच में लगाइए। कितना है आपके पास? 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5C। इसके बाद ये वाला y और b के बीच में है तो y और b के बीच में ये वाला आ गया। कितना आ गया y और b के बीच में? 6C। और उसके बाद ये कहाँ बच गया? एक ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट b है, x और b के बीच में लगाया गया 4C।
मतलब इस अरेंजमेंट को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपके पास, बी पॉइंट हो गया, हम लोगों को ए और बी मिल गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, 2/4 इक्वल टू 3/6। 2/4 का वैल्यू कितना आया, 1/2। 3/6 कितना आया, 1/2। मतलब ये रेशियो 1/2 है और ये रेशियो भी 1/2 है। मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब बीच वाला सर्किट काम नहीं करेगा क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ से आपके पास बी है, यहाँ ऐसे ऐसे बनाइए एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर यहाँ ऐसे लगा दीजिए। कितने का लगाना पड़ेगा, 2 और 4। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, 2 4 जा 8/2 प्लस 4 6, 8/6 मतलब 4/3 C। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 3C 6C सीरीज कॉम्बिनेशन है, 3 इंटू 6 18/3 प्लस 6 9, 18/9 इज 2। तो ये आ गया आपके पास 2C। दोनों निकाल लिया मैंने। अब क्या करें, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 4/3C प्लस 2C। एलसीएम आया 3, यहाँ पे आया 3 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10C/3। 10C/3 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। एक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन सबको सेम पोटेंशियल दिया गया, इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया। तो बताना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों के पास पता है कि रेडियस का फार्मूला mv/qb होता है, पहला फार्मूला। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही होगी। तो आप क्या कीजिए, m इंटू वी को आप मोमेंटम लिख सकते हैं, तो r इक्वल टू आया मोमेंटम अपॉन qb। और मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m k, √2m इंटू के क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, अपॉन QB। अब क्या लिख सकते हैं आप, रेडियस को लिख सकते हैं √2m इंटू के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जब किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्टेज से अप्लाई करते हैं, चार्ज पार्टिकल को v वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो आता है वो आता है क्या, q इंटू वी। तो यहाँ पे आ गया q इंटू वी, वी पोटेंशियल है। और इस वाले को भी अंदर ले जाइए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, q² इंटू बी स्क्वायर, एक q ने q को मार दिया। अब रेडियस का जो वैल्यू आया वो क्या मिला, रेडियस का वैल्यू आपको मिला √2mv अपॉन QB। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास वोल्टेज। देखिए ध्यान से समझिए, 2 कांस्टेंट है और क्वेश्चन में बोला गया है कि सबका पोटेंशियल सेम है, सबको सेम पोटेंशियल दिया गया है। मतलब ये तो कांस्टेंट था, पोटेंशियल भी सबका सेम है, पोटेंशियल को भी मैंने सबको क्या कर लिया, सेम कर लिया। अगर सबका पोटेंशियल सेम आ गया, इसका मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल आर एक्साइटेड बाय सेम पोटेंशियल इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो गया। तो बचा क्या, m/q। तो आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या मिलेगा, रूट मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ क्या मिलेगा, ड्यूट्रॉन के लिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज क्या मिलेगा, सेम। तो चार्ज को मैंने सेम रख दिया। अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस क्या मिलेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 2e। ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अब आपका वैल्यू क्या मिला, यहाँ m e, यहाँ mp, यहाँ mp, सब जगह मास ऑफ प्रोटॉन है। मतलब अगर इसको आप 1 मान लें तो ये आ गया 1:√2, ये बन गया, और ये भी क्या बन गया, √2। तो आंसर आया 1:√2:√2। मतलब करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:√2:√2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला गया है, पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg। एक पार्टिकल है जिसका आपको मास दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 kg। मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट। करे क्या, एक दूसरे ब्लॉक जिसका मास 2 kg है और ये रेस्ट में है, इससे जाकर कोलाइड कर गया। और ये चल रहा था कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था।
एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। 2 kg जो कि रेस्ट में है, उससे जाकर कोलिजन हुआ, टकराया। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? इन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल टकराया होगा या सेम वेलोसिटी से चलते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये वाला चलने लगा, मतलब 1 kg और 2 kg साथ साथ चलने लगा, मान लीजिए वेलोसिटी हो गया कितना भी, ये हो गया 3 kg का ब्लॉक। या इसको आप अलग अलग ऐसा भी सोचिए कि साथ साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन में वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व कराइए। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम? यहाँ पे आएगा 1 × 30 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 2 × 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम? दोनों को ऐड किया गया, मास 3 kg × v, इसको सॉल्व किया गया, वैल्यू आया 30 = 3 × v। v का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? v इक्वल टू मिलेगा 30/3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी नंबर में आपको मिला हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 10 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 3 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स of an equilateral triangle moves at a speed of 6 meter per second, 3 meter per second and 2 meter per second respectively. Each particle maintains a direction towards the particle at next corner symmetrically. Symmetric system है. Find the speed of the center of mass. Velocity of center of mass आपको निकालना है. What is the value of velocity of center of mass? Velocity of center of mass is m1 into v1 vector plus m2 into v2 vector plus m3 into v3 वेक्टर अपॉन टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आपके पास अपना चॉइस है, ये सिमेट्रिक सिस्टम है। तो पहली बात, एक चॉइस तो क्या है, सारे वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए, और सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद क्या कर लीजिए, सबका साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिक सिस्टम है, तो आप उसके बाद वैल्यू निकाल कर अलग अलग वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए और उसको अलग अलग निकाल कर कीजिए। एक शॉर्ट थोड़ा जल्दी बना सकते हैं, ये सिमेट्रिक सिस्टम है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, m × v इज मोमेंटम 1 वेक्टर प्लस सेकेंड वाले का प्लस p3 वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। पहला तरीका आपके पास क्या था, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को ब्रेक कीजिए, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ब्रेक करने के बाद फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला नहीं लगाना चाहते, सिमेट्रिक सिस्टम हो, थोड़ा आप अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं। क्या ब्रेन यूज कर सकते हैं कि यहाँ मोमेंटम, अब ये तीनों अरेंजमेंट वे में कैसे, ये है मोमेंटम इधर, ये वाला मोमेंटम इधर, ये वाला मोमेंटम इधर, और तीनों का वेक्टर सम क्या मिलेगा, तीनों का वेक्टर सम 0 मिलेगा। अगर तीनों का वेक्टर सम 0 मिल गया, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है और सब अरेंज्ड वे में वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे मैग्नीट्यूड सेम है, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, और सिमेट्रिक सिस्टम भी है, इसका मतलब नेट क्या मिलेगा आपको, 0। सबको ऐड करेंगे, वेक्टर सम सबका 0 आ गया, 0/समथिंग, समथिंग कितना है 1 + 2 + 3 मतलब 0/6, वैल्यू कितना मिला 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो क्या मिलेगा 0। सो करेक्ट आंसर ऑफ 21 इज 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, जिसका कि कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, लिख दिया मैंने। उसके बाद वन ऑफ इट्स 2 प्लेट इज गिवन बाय 2 माइक्रोकूलम। करे क्या, अब इस पे अभी मैंने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, इस प्लेट पे मैंने चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम का, इस प्लेट पे मैंने चार्ज दिया कितने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया इसको। अब क्या हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ होगा बताइए। पहली बात ये प्लेट वाले चार्ज को समझते हैं, यहाँ 2 कूलम, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 4 माइक्रोकूलम। अगर ये 2 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम है तो टोटल वो चार्ज कितना गया, Q टोटल कितना आया, Q टोटल आया 2 + 4 6 माइक्रोकूलम मतलब 6। तो इस प्लेट पे, प्लेट के बाहर में कितना चार्ज आया होगा 6/2 मतलब यहाँ आया होगा 3 माइक्रोकूलम, यहाँ भी आया होगा 3 माइक्रोकूलम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, इस प्लेट पे टोटल चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, बाहर कितना है 3। अगर बाहर 3 है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 1 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ का चार्ज आ गया 1 माइक्रोकूलम। अगर यहाँ 4 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा +1 माइक्रोकूलम, यहाँ -1 माइक्रोकूलम, यहाँ
एक जगह -1 माइक्रोकूलम है यहाँ पे और यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको V निकालना है। फार्मूला होता है Q = CV, तो V = क्या मिलेगा, Q/C। चार्ज कितना आया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलम। C कितना है, कैपेसिटेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड का मतलब है 10⁻⁻6 फैराड। इसने इसको मार दिया, वैल्यू आया 1 वोल्ट। मतलब जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज को अच्छे से आप डिसाइड कीजिए कि कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये सॉल्यूशन हो गया। आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट 22 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक बार मैग्नेट है जिसका आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं m वेक्टर = 5I कैप। और क्या बोला गया है, इज प्लेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज प्लेस्ड इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 2I कैप + 3J कैप + 4K कैप टेस्ला। ये मैंने आपको लिख दिया। इसके बाद क्या बोला गया, आपको बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट इज 5 × n। मतलब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आया, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, टॉर्क वेक्टर = फॉर्मूला क्या होता है, m × b। तो m × b का वैल्यू निकालना पड़ेगा और टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर उसको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। m × b कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, i j k लिखा गया। m का वैल्यू यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो गया, 0 0 क्रॉस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना चाहिए। अब आगे इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्लस साइन हो गया, ये डिटर्मिनेंट है, ये माइनस साइन हो गया और ये आपका मिल गया प्लस साइन। इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आई कैप को आई कैप लिखा गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे मैथ सॉल्व करना है। मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को छोड़ देना है, तो बचा क्या, 0 × 4 मतलब 0 - 0 प्लस हो गया, फिर -j कैप इंटू, अगर j कैप करेंगे ये वाला टर्म छोड़ना पड़ेगा और ये टर्म भी छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म छोड़ दिया गया, बचा क्या 5 × 4 20 माइनस साइन, 5 × 4 2 × 0, यहाँ पे बच गया 0 प्लस k कैप इंटू, अब क्या करना पड़ेगा, k कैप मतलब ये वाला टर्म छोड़ना पड़ेगा, ये टर्म छोड़ना पड़ेगा, वैल्यू आएगा 5 × 3 15 - 0 ये। तो अगर आप टॉर्क वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं तो टॉर्क वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0I कैप, j कैप में क्या मिला -20 j कैप और k कैप में क्या मिला +15 k कैप। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या मिलेगा, √20 का स्क्वायर +15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या मिला, √400 और 15 का स्क्वायर 225। 400 + 225 625 का रूट क्या मिला 25। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो मिलेगा वो मिलेगा 25 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 × n के इक्वल है। इट मींस 5 × n का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 × n का वैल्यू 25 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 5। सो करेक्ट आंसर विल बी 5। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपको मिलेगा वो 5 आएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेट अप एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q हैविंग ए चार्ज equal to the sum of the charges on 4 microfarad and 9 microfarad capacitor at a point distance 30 meter from it would be। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि आपके पास ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे 8 वोल्ट का बैटरी है, आपको बताना है कि जो टोटल एक पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट चार्ज क्या है Q, इस Q पॉइंट चार्ज को रखा गया कितने डिस्टेंस पे रखा गया 30 मीटर पे। तो 30 मीटर पे रखा गया, बोला गया बताइए इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/R²। R क्या है 30 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर मेरे पास Q आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। Q कैसे निकालें, व्हाट इज Q, Q के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, Q हैविंग ए चार्ज इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड एंड 9 माइक्रोफैराड। मतलब 4 माइक्रोफैराड का चार्ज निकालिए, 9 माइक्रोफैराड का चार्ज निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही Q का वैल्यू है। तो 4 आपके पास कहाँ है, यहाँ, 9 आपके पास कहाँ है, यहाँ, इन दोनों का चार्ज निकालना है। अब चार्ज मैं कैसे निकालूं, बहुत सारे अप्रोच हैं। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 8 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 8 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 8 है। हम लोगों को 2 से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को चार्ज निकालना है। किसका निकालना है चार्ज, इसका।
4 का और 9 का कैसे निकालें चार्ज, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 3 और 9 कैसा है, 3 और 9 आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 12। 12 और 4 कैसा हो गया, 12 और 4 हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मिलेगा 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4 आया 3 माइक्रोफेराड। मतलब अगर आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 3 माइक्रोफेराड। इस सर्किट में टोटल कितना वोल्टेज है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 8 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, तो चार्ज कितना मिलेगा, चार्ज मिलेगा आपके पास, वोल्टेज कितना है 8, चार्ज क्या मिलेगा C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट क्या हो गया 3, V कितना हो गया 8, कितना आया 24 माइक्रोकुलम। मतलब चार्ज का जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा 24 माइक्रोकुलम। मतलब इसको चार्ज मिला 24 माइक्रोकुलम, इसका चार्ज तो निकल गया। अब इसका चार्ज कैसे निकालें, समझिए लॉजिकल बात है। अगर उसका चार्ज निकल गया तो ये वोल्टेज कितना यूज किया होगा, V इक्वल टू होता है Q बाई C, Q बाई C मतलब 6 वोल्ट। मतलब टोटल वोल्टेज यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8 था, 8 में से 6 ये यूज कर लिया, बचा कितना 2। और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है, तो दोनों को 2 वोल्ट मिल गया। हम लोगों को इसका वोल्टेज पता है, C पता है, Q निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ 9 माइक्रोफेराड, Q इक्वल टू CV, C कितना है 9, V कितना है 2, 9 टू जा क्या हो गया 18, और किस में आएगा माइक्रोकुलम में, क्योंकि माइक्रोफेराड में है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज का जो टोटल वैल्यू आया, इसको मिला 24, इसको मिला 18, 24 प्लस 18 हो गया 42 माइक्रोकुलम। तो चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया किसका, 4 माइक्रोफेराड वाले का और 9 माइक्रोफेराड वाले का, जो टोटल चार्ज आया वो आया 42 माइक्रोकुलम। अब आपको बोला गया E का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K आ गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज आपका आया 42 माइक्रोकुलम, 42 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर 900। ये 9 से 100 टाइम्स में आ गया, और 100 से यहाँ बचा 10 टू द पावर 7, वैल्यू आया 42 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू 10, वैल्यू आया 420 न्यूटन पर कुलम। सो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर मिला आपको 420 न्यूटन पर कुलम। तो 420 न्यूटन पर कुलम यही आंसर आएगा 420, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, ए ट्रक मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ईस्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे क्या, हमारे पास एक ट्रक है और ये ट्रक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, और ट्रक का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ट्रक का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक है जो कि रोड पे चल रहा है और किधर चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है। कितने से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रक हैवियर मास केस हो गया, बड़ा मास है, ट्रक चल रहा है, उससे टकराया कौन, कोलाइड्स इलास्टिकली विथ ए लाइट बॉल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वो क्या हुआ, लाइट बॉल, छोटे बॉल से, जो कि ऐसे बॉल आ रहा था, बॉल से टकराया। बॉल का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको, 25 मीटर पर सेकेंड। अलोंग वेस्ट, ये वेस्ट की ओर आ रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा था, ये वेस्ट की तरफ चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉल का वेलोसिटी बताइए। ये हैवियर मास केस है, इलास्टिक कोलिजन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ई यूज करना पड़ेगा। ई यूज करने के लिए आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1, u1 मतलब ट्रक का वेलोसिटी प्लस 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2, बॉल का वेलोसिटी वेस्ट की ओर है -25। समझते जाइए अच्छे से। इसके बाद आपको v1, ट्रक का वेलोसिटी टकराने के बाद चेंज ही नहीं होगा क्योंकि हैवियर मास केसेस हैं, तो जो वेलोसिटी u1 है वही वेलोसिटी क्या रहेगा v1 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको v2 निकालना है। इन केस ऑफ हैवियर मास सिस्टम ऑलवेज यूज कॉन्सेप्ट ऑफ e। व्हाट इज e, e इज बेसिकली इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो e का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 निकालना है, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, v1 20 है, अपॉन u1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2 -25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा 1 इक्वल टू v2 -20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 25 इज 45। यहाँ आएगा 45, तो वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा आपको 45 इक्वल टू v2 -20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगा v2 इक्वल टू 45 प्लस 20 65 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद जो बॉल का वेलोसिटी आएगा वो क्या मिलेगा 65 मीटर पर सेकेंड। ये था पूरे कंप्लीट टेस्ट का फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू।